Hello students, today's our topic is transportation or circulation. We have studied in the previous lecture that blood transports food, oxygen and other waste material in our bodies. जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कि ब्लड आता है वो सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं इनको डिफरेंट टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं इनको पहुंचा रहा है, जो ग्लैंड्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं उनको डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो डिफरेंट प्रोसेसिंग के दौरान, बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान जनरेट हो रहा है उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक या डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा रहा है, वाटर को सप्लाई कर रहा है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रांसपोर्टेशन जो है एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ये सिस्टम के बारे में आज आप पढ़ेंगे। ये सभी सब्सटेंसेस ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इस सिस्टम के थ्रू। एक्चुअली ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लड जो है दो पार्ट से बेसिकली मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, एक है प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये जो प्लाज्मा है ये ब्लड का करीब 55% पार्ट बनाता है और प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% के करीब वाटर होता है, जबकि 6 से 8%, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मैंने बताया आपको कि ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, एक तो प्लाज्मा और एक रेड जो सेल्स होती है वो, जिन्हें कि हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं उन्हीं को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, एक तरीके का फ्लूइड होता है और 55% के करीब ये प्लाज्मा ही होता है ब्लड के अंदर। और प्लाज्मा में ज़्यादातर क्या है, 90 से 92% पानी होता है, वाटर होता है, और बाकी बचे हुए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके अंदर। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिन्हें कि ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये 3 टाइप की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की सेल्स ब्लड के अंदर पाई जाती हैं प्लाज्मा के अलावा। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसका कलर रेड होता है, जिससे ब्लड का कलर भी हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि ब्लड का मेजर पोर्शन तो ये रेड आरबीसीज ही बनाती हैं। और हीमोग्लोबिन का काम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर। ये ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, और ये ऑक्सीजन जो है हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन ऑर्गन्स में इन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो ये तो हो गया आरबीसी का फंक्शन। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसका रोल हमारी इम्यूनिटी के अंदर है, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है सेल्स, और डिफेंस मैकेनिज्म में भी इनका रोल होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। जैसे कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं वर्ड इम्यूनिटी, बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है वर्ड इम्यूनिटी। कोरोना वायरस के केस में, ये जो कोविड-19 है इसके केस में आप सुनते रहते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो इस वायरस का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये जो सेल्स हैं वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इनका रोल इम्यूनिटी के अंदर ही होता है। अब बारी आती है प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या हैं? एक्चुअली प्लेटलेट्स रिलीज द सब्सटेंसेस विच आर कंसर्न विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो प्लेटलेट्स का जो काम है वो है ब्लड क्लॉटिंग का काम। तो ये तो हो गया ब्लड की सेल्स के बारे में। ये आप डायग्राम के अंदर इन सेल्स को देख सकते हैं, किस टाइप की सेल्स होती है। तीनों तरह की सेल्स दिखा रखी हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अच्छा, नाउ आवर टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स बेसिकली: हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हम बात करेंगे उसमें 4 चीज़ें देखने में आती हैं सामने। हार्ट है जो मेन कंपोनेंट है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड और लिम्फ, ये 4 पार्ट से मिलकर ये हमारा सिस्टम बना हुआ होता है। तो हार्ट क्या है? दिस इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ब्लड वेसल्स क्या है? जो कि ब्लड की सप्लाई कर रही हैं हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर। ठीक है,
और दो तरह की होती हैं मेजर, बेसिकली अगर हम मोटे तौर पे देखेंगे तो। और ब्लड सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। इसी तरह से लिम्फ जो है ये टिश्यू फ्लूइड है। इनके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट। दिस इज़ ए ब्लंट कोनिकल ऑर्गन ऑफ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर ब्रॉड। ये कैसा ऑर्गन होता है? एक ब्लंट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, गोल सा और कोनिकल शेप आप लोग जानते हैं, ब्रॉड होता है ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हुए नैरो होने लगता है। और इसका साइज़ क्या है? इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 9 सेंटीमीटर के करीब होती है। मुट्ठी जैसा इसकी शेप होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट की रक्षा करती है बाहर के कोई जर्क है उन सब चीज़ों से। मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भी होता है। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स से मिलकर बना हुआ होता है। जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन बींग्स का हार्ट है, वो 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है। जो अपर ब्रॉडर रीजन में चैम्बर हैं 2, उनका नाम है एट्रियम या फिर इसे ऑरिकल भी बोलते हैं। और जो लोअर रीजन में 2 चैम्बर्स हैं उनका नाम है वेंट्रिकल। लोअर रीजन नैरो होता है, ऊपर का रीजन ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिसमें कि 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। इन चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं और लोअर वाले चैम्बर को 2 को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों चैम्बर आपस में एक सेप्टम के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। जो सेप्टम होता है उसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं ये चैम्बर्स आपस में। सेप्टम का मतलब क्या है? जैसे आप घर में रह रहे हैं, आपके घर में मान लीजिए 4 कमरे हैं, तो चारों कमरों के बीच में दीवार है, तभी तो वो 4 कमरे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर दीवार हटा देंगे तो कमरे एक ही बन जाएंगे सब में से। तो ये जो दीवार है यही यहाँ पर सेप्टम है। तो हार्ट के जो भी 4 चैम्बर्स जो हैं वो जिस दीवार के थ्रू अलग है उसे हम सेप्टम बोलते हैं। और डिटेल में इनके बारे में आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना ही इसके बारे में। और एक बात, हार्ट में 2-3 तरह के वॉल्व्स भी पाए जाते हैं जो डिफरेंट ओपनिंग्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट जो है वो उस 4 चैम्बर हैं। सबसे पहले ऊपर वाले चैम्बर में मान लीजिए आया ऑरिकल मेट्रिकल एट्रियम में, तो वहाँ पर वॉल्व है। एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वहाँ पर वॉल्व है। वेंट्रिकल से जब बाहर बॉडी के अंदर निकलेगा वहाँ पर वॉल्व है। वॉल्व का मतलब ये होता है कि ये एक लीड की तरह होता है और ये वो ओपनिंग को रेगुलेट करता है। ब्लड जब निकलता है तो ये वॉल्व खुल जाएगा, जैसे ही ब्लड निकल के बाहर आ गया ये वॉल्व बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये रेगुलेट करता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है उसमें नॉनस्टॉप ब्लड का फ्लो चलता रहता है और इसे वॉल्व रेगुलेट करते हैं। सॉरी। और 2 मेजर आर्टरीज जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हैं, इनके नाम हैं, डायग्राम में आपको दिख रही हैं आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स आती हैं। तो जो 2 मेजर आर्टरीज होती हैं वो एक तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, दूसरी निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से जो निकल रही है उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रही है उसका नाम है पल्मोनरी एओर्टा। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। तो जो वॉल्स होती हैं हार्ट की, पूरा हार्ट जिन सेल से मिलकर बना हुआ है, जिन मसल से मिलकर बना हुआ है, उनका नाम है कार्डियक मसल्स, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। और अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, हाउ हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। कैसे ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के पहुंच रहा है, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ट 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ है। अपर 2 चैम्बर्स लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लोअर 2 चैम्बर्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल कहलाते हैं। अब देखिए कि लंग्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को, कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इसको ध्यान से सुन लीजिए। लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। लेफ्ट जो एट्रियम ऊपर वाला चैम्बर है हार्ट का, उसमें लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को डाल रहे हैं। लंग्स से प्योर ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्ट होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है। और जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है तो ये रिलैक्स पोजीशन में हो जाता है। कौन सा? लेफ्ट एट्रियम, यानी कि एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। और इसमें जब ब्लड भर जाता है, ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब जाएगा तो क्या होगा? ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। भाई एट्रियम में ब्लड भर गया, अब क्या होगा कि ये ब्लड कहाँ पर जाएगा? प्रेशर बनेगा इसका वेंट्रिकल के ऊपर वाले वॉल्व में।
प्रेशर बनेगा, वॉल्व खुलेगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। उस टाइम पर क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम था जो एक्सपेंड हुआ था वो वापस सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, ये वेंट्रिकल से जब बॉडी के अंदर आएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्रेशर बनेगा वॉल्व के ऊपर, प्रेशर बनेगा वॉल्व के ऊपर तो वॉल्व खुल जाएगा तो वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब जो इम्प्योर ब्लड है जिसे कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ये ऊपर जो आपने पढ़ा था ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लंग से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एट्रियम के अंदर आया था, ये क्या था, प्योर ब्लड था। प्योर ब्लड को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी बोल सकते हो, और इम्प्योर ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन लैक ब्लड भी बोलते हैं। तो अब जो इम्प्योर ब्लड है उसे हम क्या करेंगे, वो क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होकर अपर चैम्बर राइट एट्रियम में चला जाता है। ये जो इम्प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड तो लंग्स ने सप्लाई कर दिया हार्ट में, और हार्ट ने सप्लाई कर दिया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो प्योर ब्लड में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली टिश्यूज़ ने, ऑर्गन्स ने। जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया टिश्यूज़ ने, ऑर्गन्स ने, तो वो ब्लड जो उस रिएक्शन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो उस ब्लड के अंदर मिल रही है। अब ये ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया। भाई ऑक्सीजन को सेल्स ने, टिश्यूज़ ने, ऑर्गन्स ने इस्तेमाल किया, यूज़ कर किस प्रोसेस में करेगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो रिएक्शन में जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रोडक्ट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाती है और वो ब्लड के अंदर घुल जाती है, ये ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वापस सप्लाई कर दिया जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है ना। और ये ब्लड जो है वापस कहाँ सप्लाई कर दिया जाता है, हार्ट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इम्प्योर ब्लड जो है जिसे कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट होकर अपर चैम्बर राइट एट्रियम में चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा, वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, ये जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से ये क्या होता है, वही सेम प्रोसेस, वो एक्सपेंड हो जाएगा। और फिर जब एक्सपेंड हो जाएगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है इस मसल्स के अंदर, राइट एट्रियम की सिकुड़ेंगी मसल, तो प्रेशर बनेगा वॉल पे, वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होता है कि ये इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। एट्रियम से डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाता, ये ब्लड जाता है वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर, और किस काम के लिए जा रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है, बिकॉज दिस इज द इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आया है, एट्रियम में आया, एट्रियम से वेंट्रिकल, राइट की बात करूंगी मैं, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सीधा लंग्स में जाएगा। लंग्स में एयर ऑलरेडी मौजूद है, वो जब ब्लड में मिलेगी तो वापस ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो ये एक सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। इस पूरी प्रोसेस में वॉल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या है, वो ये है कि वॉल्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड सारा सारा अगले चैम्बर में सप्लाई हो रहा है, उसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाता है, ताकि जो ब्लड जो आगे सप्लाई हो वापस बैक फ्लो ना हो जाए, उसका बैकवर्ड फ्लो उसका ना हो। इस चीज़ को रोकने का काम कौन कर रहा है, वॉल्स कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वॉल्स का भी हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन की फॉर्म में होता है। डबल सर्कुलेशन यानी कि 2 सर्कुलेशन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इन दोनों सर्कुलेशन के नाम क्या हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वर्ड कभी भी आए आप लोग ध्यान रखना कि ये वर्ड रिलेटेड होता है हमेशा लंग्स से। तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसका मतलब है व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, यानी कि वो सर्कुलेशन जो किसके बीच में हो रहा है, लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड लंग में गया, फिर वापस ऑक्सीजनेटेड हुआ, उसमें ऑक्सीजन मिल गई, हार्ट में आया। तो ये जो सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ लंग्स और हार्ट के बीच में चल रहा है, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अब हम बात करते हैं सेकंड सर्कुलेशन की, जो है सिस्टेमिक। इसमें क्या होता है, व्हेन द ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, यानी कि इसमें सर्कुलेशन किसके बीच में हो रहा है, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में हो रहा है।
पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स और वो हार्ट के बीच में था, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। हैंस सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन है ह्यूमन बींग्स का वो क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। डबल सर्कुलेशन क्यों कहला रहा है? क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया, इस डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि क्या है कि हार्ट एक तो लंग्स से हार्ट में आ रहा है ब्लड, फिर वापस लंग्स में जा रहा है, और एक हार्ट से बॉडी पार्ट्स में आ रहा है। तो ये दो तरह का सर्कुलेशन शो कर रहा है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। लंग्स में क्यों जाता है ब्लड? ऑक्सीजनेशन के लिए, प्योरीफाई होने के लिए, प्योर होने के बाद फिर हार्ट पे आता है। यानी कि लंग्स का हमारे बॉडी पार्ट से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन किसके थ्रू है? हार्ट के थ्रू है। लंग्स डायरेक्टली ब्लड को सप्लाई वहाँ नहीं करेगा बॉडी पार्ट्स में। लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है, ऑक्सीजनेशन का प्योर ब्लड बनाने का काम कर रहा है, सप्लाई हार्ट ही करता है, ठीक है जी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स सेपरेट हैं। ये राइट और लेफ्ट साइड के जो चैम्बर्स का सेपरेशन है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है, ठीक है ना। जो चारों चैम्बर्स अलग हैं, लेफ्ट साइड के ऑरिकल वेंट्रिकल अलग, राइट साइड के अलग, इनके बीच में सेप्टम क्यों है ये सब अलग अलग? इसलिए हैं अलग क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का काम करते हैं, ये उनको मिक्सिंग से रोकते हैं, ठीक है ना। एंड सेपरेशन अलाउज द हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। हमारी जो हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमें इस एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी को मिलती रहे, इस वजह से ये दोनों चैम्बर्स अलग रहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग सप्लाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड अलग सप्लाई होता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम लोग मैमल्स में आते हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और भी कुछ हायर एनिमल्स हैं जिनके अंदर की ये सप्लाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, उसी तरह से कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस हैं, मेढक, फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल्स हैं जिनमें कि आप स्नेक वगैरह को समझते हो, लिजर्ड है। इन सब में हार्ट जो 3 चैम्बर से मिलकर बना होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। फिशेज़ में 2 चैम्बर्ड होता है। पर एनीवे हम लोगों को तो सिर्फ ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही पढ़ना था, तो वो हमने उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, डबल सर्कुलेशन पढ़ा है। अब ब्लड के अलावा भी एक फ्लूइड हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। ब्लड के अलावा भी एक फ्लूइड होता है बॉडी में जिसे लिम्फ कहते हैं, और ये लिम्फ का कलर कैसा होता है? बिल्कुल लाइट येलो कलर या फिर कलरलेस होता है। ये कुछ इस टाइप का फ्लूइड होता है और ये सेल्स के बीच के स्पेस में पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो लिम्फ है ये इंटर सेलुलर स्पेसेस में पाया जाता है। इंटर सेलुलर का मतलब होता है सेल्स के बीच में, 2, 4, 5 जो भी सेल्स है उनके बीच में जो स्पेसेस में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो तो अलग है, लेकिन सेल के बाहर जो डिफरेंट सेल्स के बीच में फ्लूइड भरा है उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। और इसे एक और नाम दिया जाता है टिश्यू फ्लूइड। इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इसे लिम्फ भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन ब्लड के कंपैरिजन में प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होती है, काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। ब्लड में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जबकि लिम्फ में प्रोटीन होता तो है लेकिन कम होता है। एंड दिस लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इन डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, ठीक है। लिम्फ का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। एक तो डिफरेंट जो प्रोटीन वगैरह जो भी मटेरियल इसमें घुला हुआ है वो सब ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, प्लस जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। एंड द लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ऑब्टेन ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस बैक इनटू द ब्लड। और फैट और ये सब जो भी डाइजेस्टेड फॉर्म में, ये भी इंटेस्टाइन से लेकर और आगे फ्लूइड की फॉर्म में आगे सप्लाई कर रहा है ये ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये सब काम हो गए लिम्फ के, ये फंक्शंस हो गए लिम्फ के। अब इन सब के अलावा भी कुछ चीज़ बच रही है हमसे, वो है हार्ट, लिम्फ, ब्लड। इन सब के अलावा एक और मैंने एक पार्ट लिखा था स्टार्टिंग में, वो है ब्लड वेसल्स। So there are 2 main types of blood vessels, arteries and veins, ठीक है। आर्टरीज और वेन ये 2 तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। आर्टरीज का काम क्या है? बहुत सिंपल है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाती है। जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को हार्ट से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रही है, जबकि वेन उल्टा काम कर रही है। मतलब इससे अपोजिट जो काम है वो वेन का है। इसका मतलब क्या है
कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो इम्प्योर ब्लड जनरेट हुआ है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जनरेट हुआ है, उसे कहाँ पर पहुँचा रही है ये? हार्ट के अंदर। तो आर्टरीज प्योर ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वेन इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट के अंदर। इन्होंने ये लिख रखा है कि आर्टरीज में कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है कि आर्टरीज जितनी भी हैं बॉडी के अंदर सबका काम क्या है? प्योर ब्लड को सप्लाई करना बॉडी पार्ट्स में। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या काम कर रही है? इम्प्योर ब्लड को, सिर्फ एक ये जो होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर लंग्स को सप्लाई करती है। ठीक है, इसी तरह वेन में जितनी भी वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड को ही सप्लाई करती हैं, बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट में डाल रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक नाम आपके सामने आएगा, पल्मोनरी वेन। दोनों जगह पे आप देख रहे हैं, आर्टरीज में भी वेन्स में भी, कि पल्मोनरी वर्ड आ रहा है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को सप्लाई कर रही है लंग्स में। पल्मोनरी वर्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया कि लंग्स से रिलेटेड होता है, तो लंग्स में सप्लाई कर रही है। पल्मोनरी वेन क्या काम कर रही है? जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स में सप्लाई कर रही है हार्ट से, जबकि पल्मोनरी वेन वहाँ से प्योर ब्लड को लेकर हार्ट को सप्लाई कर रही है। सिर्फ ये दो अपोजिट काम कर रही हैं, बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं, जितनी भी वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अच्छा आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक जो आपने पढ़ा दैट इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, lymph etc. and now we will study about the transportation in plants. सेम जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स का, डिफरेंट सब्सटेंसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया हार्मोन्स का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल्स का, उसी तरह से प्लांट्स की बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? इनके अंदर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फूड का, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का। वाटर जैसे कि प्लांट्स की जड़ों ने, जो रूट्स हैं प्लांट्स की, इन्होंने क्या किया है? वाटर को एब्जॉर्ब किया है। रूट से ही एब्जॉर्ब होता है वाटर। एब्जॉर्ब किया वाटर के साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर घुले हुए हैं, उन सबको कैसे वो सप्लाई कर रहा है ऊपर प्लांट्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके अंदर। और इसी तरह से फ्लोएम एक और पार्ट है कि कैसे जो फूड बन रहा है लीव्स के अंदर उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो इन दोनों के लिए दो पार्ट्स होते हैं। जाइलम जो है वो रूट से सारा का सारा वाटर और न्यूट्रिएंट लेकर ऊपर प्लांट को सप्लाई करता है, जबकि फ्लोएम क्या काम कर रहा है कि जो फूड सिंथेसिस हो रहा है लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सप्लाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन अ प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। दो कंडक्टिंग पाथवे हैं। कंडक्टिंग यानी कि ट्रांसपोर्टिंग है ना, कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो कंडक्टिंग पाथवेज दो हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को प्लांट की रूट्स के थ्रू ऊपर प्लांट में सप्लाई करना। फ्लोएम का काम क्या है कि जितना भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद फूड बना है लीव्स के अंदर, उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट के अंदर सप्लाई करना। ठीक है ना, तो ये दोनों पार्ट्स हैं। अब अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं सबसे पहले, तो फ्लोएम का जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि न्यूट्रिएंट जो भी बना है लीव्स में, क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। उस ग्लूकोज को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुंचाना। और ये जो फ्लो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब, मान लीजिए लीव्स के अंदर फूड बना है तो ये फूड सप्लाई ऊपर के पार्ट में भी होगा प्लांट के, और नीचे वाले पार्ट में भी होगा। ठीक है, पूरे प्लांट के अंदर सप्लाई होता है ये फूड, दोनों डायरेक्शन के अंदर सप्लाई होता है, अपर डायरेक्शन में भी, लोअर डायरेक्शन में। इसलिए कहा जाता है कि द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। अब फ्लोएम के कंपोनेंट्स आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है फ्लोएम। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइम, ये चारों पार्ट्स होते हैं, जिससे कि आपने 9th में पढ़ा था। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम का काम मैंने आपको बताया कि इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है पानी को, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को। जाइलम में भी 4 पार्ट्स होते हैं, ये भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, मटेरियल क्या? वाटर और मिनरल्स का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि रूट से एब्जॉर्ब हुआ और ऊपर की तरफ ही जाएगा, वापस रूट की तरफ नहीं जाएगा। तो ये फ्लो कैसा कहलाएगा? यूनी डायरेक्शनल। जाइलम के थ्रू जो फ्लो ऑफ वाटर और मिनरल हो रहा है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है, जबकि फ्लोएम के थ्रू जो फ्लो हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल होता है।
ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में बता दिया। इसके अलावा हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं ना प्लांट्स के अंदर, तो जाइलम और फ्लोएम तो सप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा भी एक और फैक्टर होता है, उसका नाम है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, रूट का अपना प्रेशर भी होता है जो पुश करता है वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ। हालांकि रूट प्रेशर उतना फोर्स नहीं लगा पाता है, जो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं ना, घास है, हर्ब्स वगैरह हैं, इन सब के अंदर तो सप्लाई पूरी कर देता है रूट प्रेशर। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनके अंदर रूट प्रेशर से काम नहीं चलता, थोड़ी दूरी तक तो रूट प्रेशर से पानी पहुंच जाता है, डिफरेंट जो सैप है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये पहुंच जाता है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। उसके लिए जाइलम और फ्लोएम ही काम करते हैं। और एक और फैक्टर है ट्रांसपिरेशन, एक और फैक्टर है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सॉरी उसका नाम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब आप लोगों को पता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। जो भी प्लांट्स का एरियल पार्ट है, खास तौर से पत्तियाँ, लीव्स, ये क्योंकि चौड़ी सरफेस होती है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है इनका, तो लीव्स है या और भी कोई एरियल पार्ट है, अपर पोर्शन। एरियल पार्ट का मतलब होता है जो सॉइल से ऊपर का पोर्शन है, जो बाहर हवा में जो पोर्शन है सारा प्लांट का, वो सारा एरियल पार्ट है। तो एरियल पार्ट से जो भी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, एंड इट इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन का रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर? रोल ये होता है कि जब लीव्स में से पानी निकल जाता है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो वहाँ पर एक वैक्यूम जनरेट हो जाता है, जिससे एक सक्शन पुल जनरेट होता है, और इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। जब लीव्स में से पानी निकल गया तो वहाँ पर एक वैक्यूम जनरेट हो गया और एक पुल जनरेट होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलेंगे, और ये नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो इससे भी जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर और मिनरल्स की होती है, इस पुल के थ्रू भी जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर और मिनरल्स की वो मेंटेन होती है। दूसरी बात यह है कि ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है क्या काम कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। जैसे कि हमारी बॉडी में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी क्या करती है गर्मियों के अंदर, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए पसीना, स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर। स्वेटिंग जो प्रोसेस नेचर ने बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर, जो हीट है, जो एनर्जी है, वो बाहर निकल रही है, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है। इसी टाइप से इनके अंदर भी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम ये ट्रांसपिरेशन करता है प्लांट्स में भी, ठीक है। और अगर हम, ये तो पानी और वाटर मिनरल की बात होगी। ट्रांसपोर्ट से मिलता जुलता ही एक नाम है, ट्रांसपिरेशन से मिलता जुलता, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन हम किसके केस में यूज़ कर रहे हैं वर्ड, वाटर के केस में, जबकि ट्रांसलोकेशन किसके केस में यूज़ करते हैं वर्ड, फूड मटेरियल के केस में, ठीक है। यानी कि जो फूड मटेरियल बना है लीव्स के अंदर, उसका डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो ये सब था प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। Now the topic is completed. नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में होगा।